प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम सुख। गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, नमो नमः। सप्ताह में आप। प्रणाम। नमो नमः। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित यह जीव विचार प्रकरण, जिसमें चार गति में संसारी जीव जो है उनके 563 भेद है, जिसमें मनुष्य, तिर्यंच और नारक के भेद दिखाए। तिर्यंच के 48, मनुष्य के 303 और नारक के 14। अब देवों के भेद की बात करते हुए 24वीं गाथा में कहा, दसहा भवना ही वही, अट्ठविहा वाड़वंतरा हुंती, जोईसिया पंचविहा, दुहिया वेमाणिया देवा। यानी देवों के मुख्य चार प्रकार है। एक भवनपति, दो व्यंतर, तीन ज्योतिष और चार वैमानिक। ये चार मुख्य भेद है। और उसमें पहला भेद है भवनपति, जिसमें 10 प्रकार के भवनपति हैं, जिनका नाम असुर कुमार आदि है। और इसमें ही 15 भेद है परमाधामी के, अम्ब, अम्बरीश वगैरह। तो इस तरह भवनपति के 25 भेद हुए, और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त गिने तो 50 हो गए। अब व्यंतर के मुख्य 3 विभाग है। व्यंतर 8 प्रकार के, वाण व्यंतर 8 प्रकार के, तिर्यंज रुंबक 10 प्रकार के। इसी तरह इनके भेद 14 हो गए, अरे 26 हो गए, और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त मिलाकर 52 यानी 52 हो गए। ज्योतिष के 5 भेद हैं, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। और 5 चर और 5 अचर मिलाकर 10 हो गए, और 10 के पर्याप्त और पर्याप्त गिन के 20 हो गए। अब चौथा विभाग है वैमानिक। तो वैमानिक में मुख्य 2 विभाग है, कल्प उपपन्न यानी कल्पोपपन्न, और कल्पातीत यानी कल्प से रहित। तो वैमानिक जो है, उस वैमानिक के 2 विभाग होते हैं। तो भवनपति वगैरह में तो कि वो भवनपति सभी 10 भवनपति और 15 परमाधामी, वो 25 भेद कल्प उपपन्न ही है, यानी कल्पोपपन्न है, यानी आचार सहित है। व्यंतर, वाण व्यंतर और तिर्यंज रुंबक, ये भी कल्पोपपन्न ही है। चर ज्योतिष और अचर ज्योतिष, वो भी कल्पोपपन्न ही है। वैमानिक में 12 देवलोक, 3 किल्बिसिक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैविक, 5 अनुत्तर। इसी तरह 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 और 9 33, 33 और 9 38। तो उसमें 12 देवलोक, 3 किल्बिसिक और 9 लोकांतिक, इसको कल्पोपपन्न बोलते हैं। यानी सभी भवनपति के भेद, सभी व्यंतर के भेद, सभी ज्योतिष के भेद, और वैमानिक में ये इतने भेद 24 भेद, वो सभी कल्पोपपन्न है। जबकि वैमानिक के 9 ग्रैविक और 5 अनुत्तर यानी 14 भेद वो कल्पातीत है। इसी तरह के 2 मुख्य विभाग हुए, किंतु उसके
विशिष्ट विभाग तो कितने होते हैं? तो कि देवलोक 12, किल्बिसिक 3, लोकांतिक 9, ग्रैवेक 9 और अनुत्तर 5 यानी 38 माने 38 और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त मिलाकर 76 माने 76 होते हैं। अब इन सब के मिलाकर जो कुल विभाग होते हैं वो 11 विभाग हमें याद रखने हैं। मुख्य 4 विभाग और मुख्य 4 के विभाग के भी यह पेटा विभाग दिखाए, किंतु विविध विभाग जो हमें 198 करने हैं उसमें हमें कितने विभाग याद रखने हैं? तो कि 11। कौन से? तो भवनपति के 2 विभाग, एक भवनपति, दूसरा परमाधामी। ये दोनों विभाग भवनपति में आएंगे। बाद में दूसरा विभाग है व्यंतर विभाग, यानी व्यंतर, वाणव्यंतर और तिर्यंजुबक, ये तीनों विभाग यानी 26 वो व्यंतर विभाग में आएंगे। फिर ज्योतिष में तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 चर और 5 अचर, ये 10 विभाग ज्योतिष में आएंगे। वैमानिक में 12 देवलोक, 3 किल्बिसिक, 9 लोकांतिक, एक कल्प उपपन्न वैमानिक होंगे और अनुत्तर और गैरवे को कल्पातीत वैमानिक होंगे। इसी तरह मुख्य विभाग इनके हो गए 11। उस 11 की व्याख्या करते हैं कि वो 11 भवनपति यानी क्या वगैरह। सबसे पहले भवनपति यानी भवनों में रहने वाले जो है वो भवनपति है। भवनों में जो रहते हैं, भवन माने क्या? चारों ओर से खुला मंडप की तरह जो होता है वो भवन है। ऐसे भवनों में रहने वाले भवनपति है और उसको असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार आदि कहते हैं। उसके पीछे कुमार शब्द लगाया हुआ है क्योंकि वह मनमौजी, खेलने कूदने वाले, मौज मजा करने वाले, अमन चमन करने वाले कुमार की तरह है। इसलिए उसके 10 नाम के पीछे भवनपति के 10 नाम के पीछे कुमार शब्द जोड़ा गया है, यानी असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार आदि। तो 10 प्रकार के भवनपति हुए और 15 प्रकार के परमाधामी। कौन से? अंब, अम्बरीश, श्याम, सबल, रुद्र, उपरुद्र, काल, महाकाल इत्यादि, वो सभी परमाधामी है। तो ये 15 और 10 ये दोनों कौन से भेद में आएंगे? तो कि भवनपति के भेद में। ये परमाधामी और भवनपति कहाँ रहते हैं? पहली नारक की भूमि में। कौन से लोक में? अधोलोक में रहते हैं। अब अधोलोक कैसे कहते हैं, ऊर्ध्वलोक कैसे कहते हैं, तिरछालोक कैसे कहते हैं, ये बात करेंगे। दूसरा विभाग है व्यंतर। तो 8 प्रकार के व्यंतर है। 8 प्रकार के वाण व्यंतर है और 10 प्रकार के तिर्यंजुबक है। ये 26 भेद को व्यंतर निकाय बोलेंगे, जो सभी कौन सी जगह पर रहते? तिरछालोक में। तीसरा विभाग है ज्योतिष, जिसमें 5 चर और 5 अचर है।
तो उनको ज्योतिष इसलिए बोलेंगे कि उनके विमान में से ज्योति निकलती है, और ये जो है वो भी तिरछालोक में रहते हैं, और बाकी के सभी वैमानिक वो सभी ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, विशिष्ट विमान वाले। यानी 4 विभाग जो कहे तो भवनपति किसे बोलते हैं? भवनों में रहने वाले। व्यंतर किसने को कहते हैं? अलग अलग अंतर से रहने वाले हैं। ज्योतिष किसको कहते हैं? जिसके विमान में से ज्योति निकल रही है। वैमानिक किसको कहते हैं? जिसके पास विशिष्ट विमान है। इसी तरह 4 विभाग हो गए, किंतु यहाँ 11 विभाग की हमें व्याख्या करनी है। तो पहले तो 11 विभाग के 99 नाम इस तरह होंगे। ये भवनपति नाम का जो विभाग है, ये दोनों विभाग भवनपति में आएंगे। कौन से? असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिशि कुमार, पवन कुमार, मेघ कुमार। ये 10 हुए। इस 10 को भवनपति कहते हैं, भवनों में रहते हैं। और परमाधामी अंब, अम्बरीश, श्याम, सबल, रुद्र, उपरुद्र, काल, महाकाल, असिपत्र, वन, कुंभी, वालुका, वैतरणी, खरस्वर, महाघोष। ये 15 भी भवनपति ही है, किंतु उसे परमाधामी कहते हैं। तो भवनों में रहने के कारण इन सबको भवनपति कहते हैं। और ये घूमने फिरने वाले, ये 10 प्रकार के मौज मजा करने वाले, अमन चमन करने वाले कुमार की तरह होते हैं, इसलिए उसको कुमार शब्द से 10 को बुलाते हैं। ये भी भवनपति ही है, किंतु भवनपति में कई सारे देव ऐसे हैं परम अधार्मिक है, यानी बहुत ही हिंसक और क्रूर स्वभाव के देव हैं, जो दूसरे जीव को दुख देने में आनंद मानते हैं, और नरक में गए हुए जीव को बहुत ही परेशान, पीड़ा, दुख, दर्द वगैरह देने के हेतु वो वहाँ जाकर उनको ये दर्द वगैरह देते हैं, और उसमें उनको खुशी मिलती है, जबकि उनको किसी ने सौंपा नहीं है फिर भी। यानी अन्य जीवों पर परम अधार्मिक व्यवहार करने वाले, इसलिए उसको परमाधामी नाम दिया है। पर दोनों है भवनपति विभाग के। अब ये भवनपति कहाँ रहते हैं? दोनों यानी 25 और 25 के पर्याप्त और पर्याप्त यानी 50 भेद अधोलोक में रहते हैं। अधोलोक में कहाँ? पहली नारक में, यानी पहली नारक की पृथ्वी में, किंतु अधोलोक में। अब 8 प्रकार के व्यंतर, 8 प्रकार के व्याणवंतर और 10 प्रकार के तिर्यंजुक, यानी 1, 2 और 3 ये विभाग आएंगे व्यंतर में। भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, मोहरग, गंधर्व, ये 8 व्यंतर है। और अणपन्नी, पणपन्नी, इसीवादी, भूतवादी, कंदित, महाकंदित, कोहंड और पतंग, ये सभी वाण व्यंतर है। अन्न जुंबक, पान जुंबक, वस्त्र जुंबक, घर जुंबक, पुष्प जुंबक, फल जुंबक, पुष्पफल जुंबक, शयन जुंबक, विद्या जुंबक, अवेद जुंबक, ये सभी तिर्यन जुंबक है। ये तीनों प्रकार के देव जो है, वो तीनों प्रकार के देव आएंगे व्यंतर विभाग में। व्यंतर माने विविध अंतरों में जिनके महल है, इसलिए वो व्यंतर कहलाते हैं। और अलग अलग प्रकार के उसके महल अलग अलग अंतर से है, इसलिए। और वो जो है व्यंतर, वो वन में, बगीचे में, तीर्थालोक में, सभी जगह पर
घूमने और चरने यानी फरने चरने के स्वभाव वाले हैं, इसलिए उसको व्यंतर कहते हैं। उसको वन में ज्यादा रहना पसंद है। वाण व्यंतर भी वहां तहां घूमते रहते हैं और हम मनुष्य से सबसे नजीक यानी सबसे कम अंतर में रहते हैं, इसलिए उसको वाण व्यंतर, और वनों में घूमने के कारण उसको वाण व्यंतर बोलते हैं। जो पृथ्वी लोक में आकर कहीं देवालय में, कहीं झाड़ पे, कहीं वृक्ष पे, कहीं नदी पे, कहीं तालाब में रहते हैं, कभी कभी किसी के घर में और कभी कभी किसी के शरीर में भी प्रवेश कर देते हैं। ये भी व्यंतर का प्रकार है, किंतु इनको तिर्यन जृंभक बोलते हैं। जृंभक यानी प्रकट करना, जृंभक यानी भरना। तो ये सभी देव जो है, और जब भी तीर्थंकर का आत्मा तीर्थंकर की माता की कुक्षी में आता है, तो जहां तीर्थंकर आते हैं उस राज्य में, उस राज्य के भंडार में सभी धन धान्य आदि को समृद्धि से भरते हैं, इसलिए उसको भ्रू जुम्भ यानी भरना, इसलिए उनको जुम्भक कहते हैं। ये सभी तीनों प्रकार के विभाग कौन में आएंगे? तो वो तीनों प्रकार के विभाग व्यंतर में आएंगे, उनके कार्य के हिसाब से और रहने के हिसाब से ये विभाग है। तो ये तीनों प्रकार के जो व्यंतर है वो भी कहाँ रहते हैं? तो कि पहली नारक रत्ना प्रभाग पृथ्वी में, पर कौन सी जगह पर? तो कहते हैं तीर्थालोक में, अधोलोक में नहीं। अब भवनपति पहली नारक में रहते हैं किंतु अधोलोक में, व्यंतर भी पहली नारक में रहते हैं किंतु तीर्थालोक में। और उसके बाद है ज्योतिष, 5 प्रकार के चर और 5 प्रकार के अचर, जैसे चर चंद्र, चर सूर्य, चर ग्रह, चर नक्षत्र, चर तारा। अचर चंद्र, अचर सूर्य, अचर ग्रह, अचर नक्षत्र, अचर तारा, ये 10 विभाग हो गए। उनके पर्याप्त और पर्याप्त करेंगे तो 20 विभाग हो जाएंगे। तो ये 10 विभाग कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं कि तीर्थालोक में। पर पृथ्वी में? तो कि नहीं, पृथ्वी के ऊपर की ओर यानी आकाश की ओर, किंतु 900 योजन से अंदर है, इसलिए वो भी तीर्थालोक में है। अब बाकी के जो सभी विभाग है यानी देवलोक, किलबिसिक, लोकांतिक, ग्रैवेक और अनुत्तर, ये सभी किस में आएंगे? तो वो सभी आएंगे वैमानिक में। वो कहाँ रहते हैं? क्योंकि ऊपर की ओर और उध्वलोक में रहते हैं। तो अब 3 लोक कहाँ से कहाँ है, ये बात पहले करते हैं। तो कि जिसे हम विश्व, दुनिया, जगत जिसे बोलते हैं, वो विश्व है। इसको शास्त्रीय भाषा में 14 राजलोक बोलते हैं। तो 14 राजलोक जो है वो ऐसा है पूरा। ये 14 राजलोक का चित्र है, यानी विश्व दुनिया ऐसी है। ये 14 राजलोक का चित्र है। और इस 14 राजलोक के चित्र में उसका चित्र कैसा है? तो एक पुरुष यानी एक व्यक्ति अपने दोनों पैर को फैलाकर और अपने दोनों हाथ कमर पे रखकर गोल गोल घूमता है, और जैसी आकृति होती है ऐसा है। तो ये पूरा 14 राजलोक है, और इसमें 3 विभाग है। और वो 3 विभाग जो है वो है ये तीर्थालोक, या तो मध्यलोक, या तो नरलोक,
या तो तिर्यंच लोक या तो मनुष्य लोक भी जिसे बोल सकते हैं। यानी तिरछा लोक, तिर्यंच लोक, मर्त्य लोक। वो रे नीचे वाला यहां से जो विभाग है उसे बोलते हैं पाताल लोक, या तो अधोलोक, या तो नारक लोक। और ये ऊपर वाला जो विभाग है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वलोक, या तो स्वर्गलोक, या तो देवलोक। इसी तरह 3 विभाग कौन से हुए? ऊर्ध्वलोक, तिरछालोक और अधोलोक। नीचे वाला अधोलोक, ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक, बीच वाला तिरछा यानी मध्यलोक। तो इसमें कौन सा तिरछा लोक है, कहां से कहां तक, कौन सा अधोलोक है और कौन सा मध्य लोक है? तो यहां जो बीचों बीच तिरछा लोक दिया हुआ है, जहां इस 14 राज रज्जु की लंबाई और चौड़ाई एक राज की है, उस जगह पर वहां तिरछा लोक है। तो तिरछा लोक की लंबाई और चौड़ाई एक राज होगी और उनकी हाइट होगी 1800 योजन। कहां से लेकर 1800 योजन? तो कहते हैं तिरछा लोक जो है वो असंख्य द्वीप समुद्र का बना हुआ है। यानी पहले द्वीप है, बाद में समुद्र है, द्वीप है, समुद्र है, द्वीप है, समुद्र है। इसी तरह असंख्य द्वीप समुद्र से ये तिरछा लोक बना है। ऐसे 14 लोक की आकृति गोल गोल घूमने से ऐसे होगी। और वो बीचों बीच जो तिरछा लोक है, इसमें असंख्य द्वीप समुद्र जो है ये इस तरह है। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, ऐसे। ये पहला जम्बू द्वीप है, उसके बाद में लवण समुद्र है, उसके बाद में धातकी खंड है, उसके बाद में कालोदधी समुद्र है। इसी तरह एक द्वीप और एक समुद्र, असंख्य द्वीप समुद्र है। सबके बीचों बीच जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है जिसमें हम रहते हैं। और इस जम्बू द्वीप के बीच में क्या है? मेरू पर्वत है। जम्बू द्वीप में बीचों बीच इसी तरह मेरू पर्वत है, पूरा जम्बू द्वीप है, जिस जम्बू द्वीप की लंबाई और चौड़ाई 1,00,000 योजन है। ये जो है वो लंबाई और ये जो है उसकी चौड़ाई। और उसके बीच में जो है वहां ये मेरू पर्वत है। ये पूरा मेरू पर्वत है। और ये मेरू पर्वत जो है वो जहाँ स्टार्ट होता है वहां ऐसे गोल आकार में 10,000 जिसकी पहलाई है। और यहाँ जहाँ मेरू जो है वो पृथ्वी के अंदर भी है और पृथ्वी के ऊपर भी है। और जहाँ पृथ्वी के ऊपर दिखता है वहाँ इस मेरू के बीचों बीच जो पृथ्वी है मेरू की, उसको समभूतला बोलते हैं। उसको समभूतला बोलते हैं, या तो उसको रोचक प्रदेश भी बोलते हैं। उस समभूतला से यानी मेरू पर्वत जहां से, मेरू पर्वत की सपाटी जहां से शुरू होती है, उनको समभूतला बोला जाता है कि समभूतला है। और समभूतला जो है
ये यहाँ है बीचों बीच मेरू पर्वत। यहाँ से नीचे की ओर 900 योजन तक तीर्थालोक है, उसके बाद में अधोलोक माना जाता है। और यहाँ से भी 900 योजन तक तीर्थालोक है, उसके बाद में ऊर्ध्वलोक है। ठीक है। अब जो है वो अधोलोक में नारक रहते हैं, तो वो बात पहले बताई कि नारक ये असंख्य द्वीप समुद्र के बीच में जम्बू द्वीप और उसके बीच में मेरू पर्वत दिखाया है। इसी तरह 14 राजलोक की आकृति ये है, उसके बीचों बीच में जो है वो त्रस नाड़ी है, जिसमें सिर्फ त्रस जीव रहते हैं। और ये 14 राजलोक जो है उसमें सबसे बीच में जो तीर्थालोक है और उसके मध्य में जो जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप के मध्य में जो मेरू पर्वत है और मेरू पर्वत के बीचों बीच में जो संभुतला है, तो ये लाल रंग का जो स्थान है वो संभुतला है। और यहाँ से नीचे की ओर जो धरती है और 900 योजन तक तीर्थालोक है, उसके बाद में अधोलोक है। ऊपर की ओर 900 योजन तक तीर्थालोक है, उसके बाद में ऊर्ध्वलोक है। अब ये जो नीचे की ओर है ये यहाँ, तो पहली नारक की पृथ्वी संभुतला से शुरू होती है और 1,80,000 तक वो नीचे जाती है, ये पूरी पृथ्वी। किंतु वो संभुतला से 900 योजन तक उसको तीर्थालोक की भूमि बोला जाता है। भले है रत्न प्रभा की पृथ्वी, पर वो तीर्थालोक में है। और उसके बाद की सारी पृथ्वी अधोलोक में है। तो ये पहली नारक जो है उसमें सब भवनपति वगैरह आते हैं। कैसे? तो इस तरह पहली नारक की पृथ्वी की जो लंबाई यानी हाइट जो है वो कैसे है? ऐसे। ये पहली नारक की पृथ्वी है। यहां से लेकर यहां तक 1,80,000 की ये पृथ्वी है। तो उसमें से पहले 1000 योजन छोड़ देने हैं, मतलब ये, और लास्ट के 1000 योजन भी छोड़ देने हैं, मतलब ये। तो इस तरह 1,80,000 में से ऊपर के 1000 योजन छोड़ दिए और नीचे के 1000 योजन छोड़ दिए, और ये बीच वाला जो भाग है वो है 1,78,000 योजन। इसमें नारक और भवनपति रहते हैं। किस तरह? तो इस तरह। ये पूरा 1,80,000 योजन का भाग दिखाया है। तो ऊपर का ये 1000 योजन छोड़ दिया, नीचे का ये 1000 योजन छोड़ दिया। अब 1,78,000 वाला जो भाग है उनके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 चिप्स हो जाती है पृथ्वी के, इसको प्रतर बोलते हैं। तो इस 13 प्रतर में नारक के जीव है, और 13 प्रतर के बीच में अंतर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये 12 अंतर आएंगे। तो पहले प्रतर में नारक है, फिर बीच में अंतर है। दूसरी प्रतर में नारक है, फिर बीच में अंतर है। इसी तरह 13 प्रतर में बार बार अंतर आएगा। तो पहले अंतर में और लास्ट अंतर में कोई नहीं है,
बाकी दूसरे से लेकर 11 अंतर तक, यानी दूसरा अंतरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, इस 10 अंतर में पहले अंतर में असुर कुमार रहते हैं, दूसरे अंतर में नाग कुमार रहते हैं, तीसरे अंतर में सुवर्ण कुमार, चौथे अंतर में विद्युत कुमार, पांचवें अंतर में अग्नि कुमार, छठे अंतर में दीप कुमार, सातवें अंतर में उदधि कुमार, आठवें अंतर में दिशी कुमार, नौवें अंतर में वायु कुमार और 10वें अंतर में तनित कुमार। यानी 2 से लेकर 11 अंतर में वो सभी भवनपति रहते हैं। तो भवनपति कहाँ हुए? अधोलोक में। नारक के जीव भी कहाँ रहते हैं? अधोलोक में। कौन सी पृथ्वी में? पहली नारक की पृथ्वी में। प्रतर में नारक रहते हैं और आंतर में भवन बनाकर भवन में भवनपति रहते हैं, और वही भवनपति के साथ में परमाधामी भी रहते हैं। इसी तरह परमाधामी और भवनपति कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के नीचे के भाग में, 900 योजन के नीचे, यानी कि अधोलोक में। अब व्यंतर, वाणव्यंतर और तिर्यन चुंबक ये कहाँ रहते हैं? तो कि वो भी पृथ्वी के नीचे की ओर रहते हैं, किंतु तिरछा लोक में रहते। क्यों? तो 900 योजन के अंदर है वो सब, इसलिए। तो इनकी बात अब हम कल करेंगे। बोलिए प्रश्न एक के बाद एक। विद्याबेन। प्रणाम पंडित जी। बोलिए। 2 प्रश्न हैं। एक तो हमने जो आगे स्थावर के भेद देखे हैं ना, जो मुख्य 5 भेद, उसमें स्पेशली ऐसा कुछ है कि कोई जीव को ज्यादा वेदना होती है दुख होने पर? ऐसा कुछ है कि सभी को अपने अपने हिसाब से वेदना होती है? मतलब हमसे जो अभी होती है, जैसे पृथ्वी का यानी कि सब्जी सब समारते हैं, अब का टेव का ये सब हम यूज करते हैं, तो कौन से जीव को ज्यादा वेदना होती है जिसका हम कम जिसका उपयोग कर शरीर सकें? ज्यादा कोमल, ज्यादा नरम, ज्यादा नाजुक होता है, उसको ज्यादा वेदना होती है। और वैसे देखा जाए तो सबको वो वेदना ज्यादा और कम उनके कर्म के हिसाब से होगी, किंतु हमारे कार्य से भी होगी। तो हम जिस भी स्थावर को छुएंगे तो सभी को वेदना तो होगी ही होगी, किंतु अच्छा। वनस्पति में और उसमें निगोद में ज्यादा वेदना रहती है, क्योंकि एक निगोद में जो है, वो एक निगोद में असंख्य शरीर है, और एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव है, या और उनके शरीर जो है वो इतने कोमल नाजुक है, उनको जरा सा भी छूने से उन अनंत जीवों को एक साथ में असह्य वेदना होगी। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि निगोद के जीव को ज्यादा वेदना होती है। और दूसरी बात है, उनका जन्म मरण बार बार होता है, इसलिए उसको जन्म मरण की वेदना बहुत बार मिलती है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वनस्पति में, और वो भी साधारण में, सबसे ज्यादा वेदना है। नरक से भी भयंकर वेदना निगोद के जीव को होती है, यानी कि साधारण को होती है। ओके। और दूसरा प्रश्न ये था कि हमने जैसे देखा कि मेरू पर्वत का 1 लाख योजन प्रमाण है और 2.5 द्वीप का 45 लाख योजन है, तो फिर देव का जो पूरा देवलोक है या पूरा नरक का है, इनका अलग अलग प्रमाण कितना होगा? और पूरे 14 राजलोक का फिर कितना माप होगा? पूरा 14 राजलोक है, उसका माप ही है 14 रज्जु। रज्जु एक माप है, जैसे फुट है उसे रज्जु, राजलोक एक माप है। और एक राज माने अनकाउंटेबल योजन, यानी कि असंख्यात योजन है एक रज्जु। तो ऐसे 14 बार असंख्यात कहते हैं, तो असंख्य योजन का ये राजलोक है। कैसे? हाइट के हिसाब से 14 राजलोक है, और उनकी चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा 7 राज है, जैसे इस चित्र में दिखाया है। ये जो चित्र है, इस चित्र में 14 राजलोक का जो चित्र है, 14 राजलोक की आकृति ऐसी है। तो उसकी हाइट देखे तो ये 14 रज्जु होगी, मतलब कि यहां से लेकर मतलब कि
ऊपर से लेकर नीचे तक, ये उनकी हाइट हुई कितने 14 रज्जु, इसलिए उसको 14 राज लोग बोलते हैं उसकी हाइट के हिसाब से। और इसकी लंबाई और चौड़ाई सभी जगह पर अलग अलग है। यहाँ 7 राज है, यहाँ 6 राज है, यहाँ 5 राज है, यहाँ 4 राज है, यहाँ 3 राज है, यहाँ 2 राज है और यहाँ 1 राज है। फिर बढ़ती जाती है धीरे धीरे धीरे, यहाँ 5 राज है, फिर कम हो जाती है और सबसे ऊपर वापस 1 राज है। ठीक है, जी हाँ हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। तो उसकी लंबाई चौड़ाई हर एक जगह पर बढ़ती और घटती जाती है और उसकी ऊंचाई है 14,000 लोग, इसलिए उस विश्व को विश्व दुनिया और उसको 14 लोग बोलते हैं। हाँ बोलिए, अब ऊर्ध्वलोक कितना है, अधोलोक कितना है और तीर्थलोक कितना है, ये बात हम करेंगे। हाँ प्रश्न जूली बेन। जी गुरुजी प्रणाम। बोले, बोलिए जूली बेन। हाँ जी, कुछ अनमुट नहीं हो रहा था। जी गुरुजी, आपने कहा कि चर और अचर है ज्योतिष देव। हाँ, गुरुजी, सूर्य चंद्र कहाँ पे एकदम स्थिर है, मतलब वो समझ में नहीं, जैसे तारा तो शायद हमको ध्रुव तारा जैसे स्थिर है, वो समझ में आता है। बराबर है। तो चर और अचर दोनों का मतलब क्या है? जी तो कहते हैं कि सूर्य और चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये मुख्य 5 विभाग है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये 5 विभाग है और पांचों के पांचों ज्योतिष पूरे तीर्थलोक में रहते हैं और वो भी 900 योजन के अंदर। और वैसे देखे तो पूरा एक रज्जु के अंदर, यानी असंख्य योजन तक। जैसे ये जो है चित्र, वो ज्योतिष कैसे रहे हुए हैं ये दिखाते हैं। ये चित्र, ये जो है, ये सारे ज्योतिष के विमान है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा के विभाग है। तो उसमें से चर और अचर क्या? चर माने चलते हुए, यानी वो घूमते हुए जो होते हैं वो। अचर माने नहीं घूमते हैं। तो 2.5 द्वीप में, यानी जम्बू द्वीप में, लवण समुद्र में, धातकी खंड में, कालोदधी समुद्र में और अर्धपुष्कर द्वीप में, ये 45 लाख योजन की जो भूमि है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 45 लाख योजन है, जिसको 2.5 द्वीप, नर क्षेत्र, समय क्षेत्र और मनुष्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं, उस जगह पे रहे हुए सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा घूमते रहते हैं। उसमें सिर्फ ध्रुव तारा नहीं घूमता है। तो इन सबको चर, उस 5 को चर बोलते हैं। 2.5 द्वीप में जो भी हो 5 प्रकार के, वो चर है। और 2.5 द्वीप के बाद, यानी अर्धपुष्कर द्वीप के बाद, क्षीरवर द्वीप में, धृतवर द्वीप में, इक्षुवर द्वीप में, नंदीश्वर द्वीप में, यावत स्वयं भूरमण समुद्र तक जो भी है, वो सभी एक जगह पर ही चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा ऐसे ही स्थिर रहते हैं। उसको अचर बोलते हैं। यानी बाहर के 5 विभाग अचर है, 2.5 द्वीप के बाहर के, और 2.5 द्वीप के अंदर के चर है। इसलिए वो चलते हैं, घूमते फिरते, इसलिए ही 2.5 द्वीप को समय क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि 2.5 द्वीप में कलाक, दिन, रात आदि होते हैं। क्यों? सूर्य चंद्र घूमते हैं इसलिए। हाँ बोलिए तेजल बेन। हाँ गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, भुवनपति और ये परमाधर्मी वो देवलोक में आते हैं या राक्षस योनि में? वो अधोलोक में तो वो देव गति में आते हैं, किंतु देव के मुख्य विभाग जो है 4 बताए, और उसमें देव के मुख्य विभाग 2 है, देव और दानव। हाँ। तो ज्योतिष और वैमानिक को देव गिनते हैं और जी। व्यंतर और भवनपति को दानव में गिनती होती है। ठीक है। अच्छा। परंतु किंतु चारों 4 है तो देवता ही, यानी देवगति के जीव ही है, और काफी सुखी, समृद्धि, शक्तिशाली चारों 4 विभाग के हैं। किंतु नीचे के विभाग को हल्के देव, यानी उसको दानव, राक्षस वगैरह बोल सकते हैं। ऊपर के देव को वैमानिक देव, यानी उसको सूर बोलते हैं, नीचे को असुर बोलते हैं। असुर। जी गुरुजी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम गुरुजी। हेमांगी बेन। जी प्रणाम गुरुजी।
આપણે ગાથા 13મી, હું ગાથા 13મી પર લઈ જાઉં. હા તો હા એમાં વનસ્પતિકાયના આપણને 7 ભેદ ગયા. છલ્લી, કટ્ટા, મૂલગ, પત્તાણી, બિયાણી, બરાબર? હા ગાથા 13મી ગાથામાં. હા, 13મી ગાથામાં હા આપણને તો 7 પ્રકાર કયા. હમ, અને હા, મૂલગ, બિયાણી, પિત્તાણી. હા હા એક મિનિટ અને હા. 37મું પાનું છે જે આ ચોપડીનું, હમ હમ એમાં 12 રીતે બતાવ્યા છે વનસ્પતિ ગાય, ગુરુજી. બરાબર છે. 12 રીતે પણ બતાવી શકાય છે અને જે આપણે અહીં બતાવ્યા હા, પ્રત્યેક 13મી વનસ્પતિ ગાથા. ગાયના વિભાગ જે છે એ અનેક રીતે હા, બતાવી શકાય. તો આની અંદર ગાથામાં બતાવ્યું ફલ ફૂલ છલ્લી કઠ્ઠા મૂલગ પત્તાણી બિયાણી. એટલે કે આપણે આ મુખ્ય 7 વિભાગ તરીકે જોઈ શકીએ છીએ. જ્યારે એના 12 વિભાગ જે બતાવ્યા છે એના સ્વરૂપને આધારે બતાવ્યા છે. એટલે કે समझो कि एक झाड़ છે, मतलब कि आम का पेड़ है, ठीक है? तो आम का पेड़ है वो एक प्रत्येक वनस्पति का ही नहीं है, काफी सारे प्रत्येक वनस्पति का एक पूरा शहर है. तो उस आम के पेड़ में देखेंगे तो हमें फल देखने मिलेंगे, ठीक है ना? फल तो वो एक प्रत्येक वनस्पति का विभाग है. ऐसे आम के पेड़ में फूल भी दिखाई देंगे, ऐसे आम के पेड़ में पत्ते भी दिखाई देंगे. तो उस पेड़ को देखोगे तो ऐसे 7 विभाग दिखेंगे. इसी तरह नीम के पेड़ के देखो तो उसमें भी दिखाई देंगे. उसी तरह बरगद के पेड़ को देखो तो उसमें भी दिखाई देंगे. इसी तरह पीपल के पेड़ को देखो तो उसमें भी दिखाई देंगे. उसी तरह कोई भी पेड़ को सामान्य से देखो या कोई भी छोड़ को देखो तो इसमें 7 विभाग होंगे. तो अब ये 7 विभाग उस हिसाब से है. जबकि 10 विभाग जो है ये है कि काफी सारी प्रत्येक वनस्पति का जो एक जगह पर पूरे शहर की माफक जो रहती है उनका स्वरूप हम देखें तो कई सारी वनस्पतियां हमें वृक्ष के रूप में दिखाई देगी. तो जैसे नीम आम का पेड़, तो कई सारी वनस्पतियां हमें गुच्छे के रूप में दिखाई देगी. जैसे कापस यानी कॉटन का छोड़ या तो मिर्ची का छोड़, तो मिर्ची का छोड़ भी एक वनस्पति है और उसमें भी 7 विभाग होंगे. उसका मूल भी होगा, उसकी डांडिया भी होगी, उसमें फूल भी लगेंगे और उसमें फल माने मिर्ची और उसके बीज माने मिर्ची के बीज. तो उसमें भी 7 विभाग तो रहेंगे, किंतु ऐसे छोटे छोटे छोड़ को क्या बोलेंगे हम? गुच्छा बोलेंगे. तो कई सारी वनस्पतियां के 7 विभाग तो सबके होते हैं, किंतु कोई गुच्छे के रूप में होती है, कई वृक्ष के रूप में होती है. तो कई सारी गुल्म यानी पुष्प के रूप में होते हैं. जैसे गुलाब का छोड़, तो गुलाब के छोड़ में भी मूल होगी, डांडी होगी, फूल होंगे, पत्ते होंगे. ऐसे 7 में से 4-5 विभाग होंगे. फल नहीं होगा, बाकी सब विभाग होगा. किंतु वो सब ऐसे जो उगती है उस वनस्पति को हम क्या बोल सकते हैं? गुच्छे. और इसी तरह कई सारी वनस्पति हम लता के रूप में देखेंगे. तो लता नाम की वनस्पति को भी मूल होगी, डांडी होगी, उसमें फल होगा, फूल होगा, है. जैसे कई सारी लताएं जो है वो फूल वाली. उसी तरह वल्ली यानी वेली के स्वरूप में जो वनस्पति है उसको भी मूल, छाल, फूल और फल होगा. जैसे कलिंगर का वेला, जैसे ककड़ी का वेला. तो ये 10 विभाग है और वनस्पति के विविध रूप के हिसाब से है. और सभी प्रकार की वनस्पति में इन 7 विभाग दिखते हैं. ये मुख्य 7 विभाग एक एक प्रकार की सभी प्रकार की वनस्पति में देखने मिलते हैं. इस हिसाब से है. हाँ, प्रश्न? ગુરુજી, હવે પરીક્ષામાં આ બંનેના પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછાશે? અમને ખબર કેવી રીતે પડશે કે તમે આ 7 પૂછ્યું કે 12 પૂછ્યું એવું? बराबर. तो जो है वो ज्यादातर प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि एक वनस्पति में कितने अलग अलग विभाग दिखाई सकते हैं? तो बोल सकते हैं 7. और वनस्पति के उगने के
अलग अलग प्रकार कितने होते हैं, यानी रूप के प्रकार कितने के अलग अलग रूप है, तो 12। और इसी तरह 6 प्रकार, यानी वनस्पति को उत्पन्न होने में, उगाने में कौन से 6 विभाग है, तो अग्र बीज। एक जो है उग्र बीज वगैरह, वो क्या है, वनस्पति कैसे उगती है, यानी उत्पन्न होने के लिए क्या हमें करना है, 6 विभाग है। अब जो इसमें काफी सारी अलग अलग वनस्पतियां दिखती है, वो कौन कौन से स्वरूप में दिखती है, तो कि वृक्ष के रूप में, फूल छोड़ के रूप में, पौधे के रूप में, वेले के रूप में, लता के रूप में, वो 12 विभाग है। और ये जो पूरा छोड़ है उसमें कितने विभाग दिख सकते हैं, तो कि 7 दिख सकते हैं, उसके मूल, उसके पत्ते आदि। ठीक है जी, धन्यवाद गुरु जी। हाँ, बोलिए प्रश्न उषाबेन। ગુરુજી હા. ગુરુજી મેરુ પર્વત ત્રણેય લોકમાં આવશે? હા, મેરુ પર્વત ત્રણેય લોકમાં આવશે, उध्व अधो ने तिरछा लोकમાં। तो अधोलोकમાં અને 100 योजन होगा, मेरु पर्वत 1 लाख योजन का है और उस पर चूलिका 40 योजन की है, यानी पूरा मेरु पर्वत 1 लाख योजन का और उसमें चूलिका 40 योजन की। तो 1 लाख योजन का मेरु पर्वत जो है वो 100 योजन अधोलोक में होगा, 1800 योजन तिरछा लोक में होगा, बाकी सारा मेरु पर्वत उध्व लोक में होगा। यानी एक पर्वत ऐसा है जो तीनों लोक में आता है। हाँ, અને હવે મેરુ પર્વત લોકના મધ્યમાં પણ છે અને જંબુદ્વીપના મધ્યમાં પણ છે? મેરુ પર્વત લોકના મધ્યમાં એક અપેક્ષાએ કહી શકાય, બાકી તીરછા લોકના મધ્યમાં કહી શકાય। 14 રાજલોકના મધ્યમાં મેરુ પર્વત ન કહી શકાય, કારણ કે ઊંચાઈના हिसाब से मेरु पर्वत बराबर बीच में नहीं है। અચ્છા, हाँ, बोलिए आगे प्रश्न। भारती बेन, भारती बेन, जम्बू भाई, જંબુદ્વીપ પ્રણામ ગુરુજી। हाँ बोलिए। એક હલો हाँ बोलो। ગુરુજી મેરુ પર્વત છે એ જંબુદ્વીપના મધ્યમાં છે, રાઈટ? हाँ, जम्बूद्वीपના મધ્યમાં છે અથવા તીરછાલોકના મધ્યમાં પણ કહી પ્રણામ શકીએ। ગુરુજી। એક મિનિટ, મારો સવાલ હા, બોલો. ચાલુ છે બેન। हाँ बोलो बोलो। હા, તો એમ નહીં, તો મેરુ પર્વત જંબુદ્વીપના મધ્યમાં ને તો પછી તો જંબુદ્વીપ એક્ઝેક્ટલી તીરછા લોકમાં આવેલું છે? हाँ, તીરછાલોકમાં છે ને, જંબુદ્વીપ તીરછાલોકના મધ્યમાં કહી શકાય। પછી તીરછાલોકના મધ્યમાં જંબુદ્વીપ ને જંબુદ્વીપના મધ્યમાં મેરુ પર્વત અને મેરુ પર્વતના મધ્યમાં સ્તંભૂતલા પૃથ્વી। તો તીરછાલોકનું મધ્ય બિંદુ એટલે સ્તંભૂતલા પૃથ્વી। બરાબર। અને આ એટલે તો પછી આ આપણું જે જંબુદ્વીપમાં જેટલું બી છે હમ અઢી દ્વીપ ને બધું, હમ હમ। એ બધું તીરછાલોકમાં જ આવી જશે? हाँ, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, असंख्य द्वीप समुद्र, यानी जम्बूद्वीप थी लेकर स्वयं भूमंड समुद्र तक सभी तिरछा लोक में ही आ जाएगा। हाँ, अब प्रश्न। आवाज नहीं आ रही है, फिर से। गुरुजी देवताओं के भाग आपने 11 बताए हैं ना? गुरुजी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज कट हो रही है। अब आ रही है गुरुजी? हाँ बोलिए, अब आ रही है। अपने देवताओं के विभाग कुल 11 बताए ना, भवनपति परमा। हाँ, तो मतलब इसमें 11 शब्द बताए, 11 प्रकार उनके बताए, विशिष्ट प्रकार 11 है। और हाँ, तो सारा इकट्ठा करते तो भवनपति, परमाधार्मिक, व्यंतर, वाण व्यंतर, त्रियक, झुंबक, चर, अचर, सौधर्म, किल्बिषिक, लोकांतिक, ग्रेविक, अनुत्तर, ये 12 होते हैं ना? हाँ, ज्योतिष के चर और अचर गिनेंगे तो 12 हो जाएंगे। अच्छा, तो हर एक के अलग गिनने और ज्योतिष के एक गिनना है तो 11 हो गए क्या? हाँ। और वैसे 12 नाम पक्के करने हैं हमें। भवनपति, परमाधामी, व्यंतर, वाणव्यंतर, तिर्यंजुर्म, चर ज्योतिष, अचर ज्योतिष, देवलोक, किल्बिसिक, लोकांतिक, ग्रैवेक और अनुत्तर, इस तरह 12 शब्द पक्के करने हैं। बाद में उसकी संख्या पक्की है। भवनपति 10,
परमाधामी 15, व्यंतर हाँ गुरुजी, 8, हाँ तो इस तरह वही, 99 हो जाएंगे। हाँ वही, पर आपने 11 विभाग बोले और यहाँ पे 12 है, तो वही कंफ्यूजन था कि 11 कैसे हो 11 गए। मतलब ज्योतिष एक ही विभाग गिने तो 11 हो गए, पर उसके चर और अचर 2 विभाग कर देने हैं, इसलिए 12 हो जाएंगे। 12, तो अब हाँ ठीक है, अब 11 पूछेंगे तो चर अचर साथ में लेना है, और 12 पूछे तो अलग अलग 5-5 बताना है। हाँ, जी गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम, नमो नमः।